औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 12वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है कानून की बालादस्ती और एहतराम। कानून की पासदारी और एहतराम करना हम सब पर लाजिम है। जो कौमें कानून की पासदारी और एहतराम नहीं करती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। अभी आपने देखा था कि जब कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था, उस वक्त में सबसे सख्त ड्यूटी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और डॉक्टर साहिबान ने दी, तो उनका एहतराम करना हम पर फ़र्ज़ है। क्या कानून तोड़ना गुनाह के ज़मरे में आता है और इस्लाम हमें इस बारे में क्या कहता है, ये आज की नशिस्त में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी जो आज की मेहमान है बड़ी बहादुर खातून है, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम करती हमें नज़र आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SSP शैला कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ बुलाया और आज इंशाल्लाह कानून के हवाले से गुफ्तगू होगी। बिल्कुल। हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर हुमैरा जेल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाइए। शैला, आपकी जानिब आते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। मुझे याद पड़ता है कि पहले ख़वातीन हमें ऑपरेशनल इतना नज़र नहीं आती थी, लेकिन सबसे पहले हमने नाम सुना कोई ASP आई हैं और वो आप थी। जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, किस तरह पुलिस फोर्स में आई आप? देखिए, जो पुलिस है इस महकमे के अंदर बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि सन 2006 से पहले ख़वातीन, जब तक वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था तो इस शोबे के अंदर नहीं थी। CSS करके नहीं आ रही थी, वैसे कांस्टेबलरी में थी। और आज भी अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में जो वुमेन पुलिस की तादाद है एज़ पर मेन पॉपुलेशन वो 1.8% है, जो कि बहुत ही नामाकूल है, जिसको बढ़ाने की, इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। और पुलिस में आने का ख्वाब था और यूनिफॉर्म सर्विस अट्रैक्ट भी बहुत करती थी। इट्स अ पैशन। और इससे पहले मैं लेक्चरर रही DJ सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, एंड आई अपीयर्ड इन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने DDO असिस्टेंट कमिश्नर क्वालिफाई किया, तो सिंध में टॉप किया था, सेकंड पोजीशन होल्डर रही। उसके बावजूद डिस्पाइट होल्डिंग अदर जॉब्स मुझे पुलिस जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती थी। सो CSS के थ्रू मैंने पुलिस के अंदर जो है बीइंग ASP मैंने फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कराची ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये आपने कहा यूनिफॉर्म बड़ा अट्रैक्ट करता था, तो फैमिली की जानिब से या कभी कुछ इस तरह का था कि भाई पुलिस और फिर एज अ लेडी, तो ये कभी कोई घर वालों की तरफ से आया कि भाई इतने सारे और हैं, आप CSS करके कस्टम में लग सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स में जा सकते हैं, पुलिस ही क्यों? देखिए, फैमिली की सपोर्ट होना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे पेरेंट्स ने कभी लड़के और लड़की में तमीज़ नहीं की, इन अ सेंस के लड़का कोई काम कर सकता है तो वो लड़की नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और कहा कि जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन एक तरीक़ाकार जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं उसमें रहते हुए आपने जो करना है करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब मेरे सारे रिश्तेदारों को और लोगों को पता चला था कि मैंने पुलिस का महकमा ज्वाइन किया है और आज सारे प्राउड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, ऑपरेशनल आप ही पहले हमें, क्योंकि काफ़ी पहले हमने सुना कि जी एक ASP आई हैं और लेडी ASP हैं, तो हम भी उस वक्त शो कर रहे थे, तो वो आप ही मतलब स्टार्ट आपने किया था? फर्स्ट एवर ASP इन द हिस्ट्री ऑफ कराची और फर्स्ट SSP रेलवेज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और कराची के अंदर मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी एज एन ASP फ्रेयर, और इससे पहले किसी खातून ने ऑपरेशनल कमांड नहीं की थी। उसके बाद SP सिटी ऑपरेशन में तकरीबन 3.25 साल तक रही हूँ। फिर उसके बाद SSP रेलवेज़ और अभी SSP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। सो इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। एंड ऐसा ख़वातीन को मौका पहले नहीं दिया गया। और सेंट्रल के अंदर इन्वेस्टिगेशन में भी मैं पहली खातून हूँ जो कि 23 पुलिस स्टेशंस की तफ्तीश के हवाले से रहनुमाई भी करती हूँ, सुपरविजन भी, एंड डेली ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अटेंड करना, हेयरिंग्स एंड मिसलेनियस JITs का हेड होना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कराची बेस्ड थी आप या फर्स्ट एवर फ्रॉम कराची? नहीं, वैसे बेस्ड कराची। जी हाँ, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग इज फ्रॉम कराची। अच्छा, एज ASP जाहिर है जब आप आई पहले आपने UT ट्रेनिंग रही होगी, तो जब ASP आपने अपॉइंट हुई, क्योंकि जाहिर है पुलिस के महकमे में हर जगह नरमी नहीं चलती है, आपको सख्ती दिखानी पड़ती है, और फिर जाहिर सामने मर्द हजरात, वो एक्सपीरियंस कैसा था, या मेंटली आप प्रिपेयर थी कि ये चीज़ें तो मैंने करनी है? ऑब्वियसली जब बचपन में हम TV पर स्क्रीन पे मिली नगमे देखते तो उसके अंदर फ़ौजी और आर्म फोर्सेस को जिस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाता था, वो देखकर एक मोटिवेशन आती थी यूनिफॉर्म सर्विस की। और पुलिस सर्विस को तो इतना नहीं एक्सपोज किया जाता था। और पसे आईना एक ड्रामा था जिसमें रुबीना अशरफ, उसमें मेरी हमनाम थी। वो ड्रामा मैं इसलिए देखती थी कि वो बड़ी एक डेडिकेशन के साथ वो पुलिसिंग करती थी उसमें, और उनका नाम भी शैला कुरैशी था उस ड्रामे में।
तो वो मुझे इंस्पायर करता था, उनको भी मैं देखती थी। और इसके अलावा जो है मेरे फादर बहुत ज़्यादा दिलेरी की और हौसला अफजाई की बातें करते थे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी ऑब्वियसली। देन आई थॉट कि मुझे पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। और ये बचपन में मेरे दादा मुझे शैला थानेदार भी कहा करते थे। अच्छा, तो इसका रीजन क्या था? मतलब कोई बच्चे का अगर नाम पड़ता है तो कोई ना कोई ऐसा कुछ कर रहा होता है कि उससे रिलेटेड उसको किया जाता है। तो आप क्या एक जिसे कहते हैं होल्डिंग वो थी? जी हाँ, क्या दैट इज कमांडिंग पोजीशन। कजन्स जो बच्चे जब खेल रहे होते थे, लाइक आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, तो बचपन में सारे कजन्स के ऊपर वो मुझसे बड़े थे, लेकिन मैं उनके ऊपर कमांड करती थी। यानी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी। और दादा इसलिए कहते थे, अगर शोर शराबा होता था कहते थे पोती कर रही है, मेरी बेटी है, चलो ठीक है। लेकिन बाकी अगर जो फुप्पो के बच्चे कर रहे होते थे, कजन्स वगैरह, तो उनको डांट पड़ती थी। तो मुझे नहीं पड़ती थी और वो मुझे कहते थे शैला थानेदार, बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो वो शायद एक वो कहते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपकी बचपन से ही रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि दादा की दुआ कबूल हो गई, लेकिन ज़्यादा कबूल हो गई थानेदार से तो डेफिनेटली। और ये एक बड़ा मैं फैमिली को इसमें बड़ा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि जब ख़वातीन कोई भी है, कोई लड़की किसी ऐसे प्रोफेशन में आना चाहती है, अब तो बहरहाल चेंज हो गया है, लेकिन वो पहले से एक माइंड बनाया हुआ होता है कि नहीं, कुछ खास प्रोफेशंस हैं जो लड़कियों के लिए सेलेक्ट कर लिए गए। और जैसा ये इस वक्त काम कर रही हैं, नो डाउट हमें भी इन पर बड़ा फ़ख्र है। मेरा आपकी जानिब आते हैं, डॉक्टर्स हमारे शो में बहुत आते हैं, लेकिन आप जेल फिजिशियन हैं, और जब आप हाउस जॉब कर रही थी तो उसके बाद कमीशन आया, तो ये जेल की तरफ जाने का रुझान क्यों हुआ? रीज़न क्या था? अच्छा शहरिया, मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ नौशहरा फ़रोज़ से, जो सिंध का इंटीरियर जिसे कहते हैं। मैं अपनी गांव की पहली डॉक्टर हूँ जिन्होंने कमीशन क्लियर किया। इससे पहले मतलब कोई हमारी तरफ इतना वो नहीं था ना कि डॉक्टर्स को मतलब प्रमोट किया जाए। और मुझे पहले तो फैमिली ने इतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे थे आपने पढ़ना है, दैन यू हैव टू एक मखलूत जिसे कहते हैं ना, जिसे गर्ल्स एंड बॉयज़ वो कंबाइन स्टडी होती है। लेकिन बहरहाल मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत इनकरेज किया, तो मैंने कमीशन क्लियर कर दिया। और पूरे सिंध से फिर 3 डॉक्टर, लेडी डॉक्टर सेलेक्ट हुई 2012 में। तो फिर मेरी जो पोस्टिंग कराची में हुई, तो जेल का आपको पता है एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जेल है और अजीब सा माहौल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जेल है उनमें हमारे पास माहौल भी बहुत अच्छा है। और हमारे जो सीनियर्स हैं स्पेशली उनकी बड़ी कॉपरेशन रहती है शहरियार। अगर उनकी कॉपरेशन ना हो तो मेरे ख्याल से आज हम वो इतना सर्व भी ना कर सके, क्योंकि वो हमें इनकरेज भी करते हैं और हर जो प्लेटफॉर्म पे हमारी हेल्प भी करते हैं। तो अब जेल का जो कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था कि इतना काल कोठरी टाइप का, आपने तो विज़िट भी किया, अब वो सब चीज़ें नहीं रही। अब उसको हम लोग चेंज कर चुके हैं, उसको आप कह सकते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की तरफ हम उनको लेकर आ गए हैं। तो अब वो बच्चा जेल हो चाहे ख़वातीन का, उसमें बेतहाशा काम हुआ है, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो। अब तो माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। बिल्कुल, मैंने विजिट भी किया, मैंने देखा, लेकिन ज़ाहिर है जब 2012 में आप जा रही होंगी, एक हम जब तक किसी चीज़ को पर्सनली देखते नहीं है तब तक हमारे जहन में बहुत क्वेश्चंस रेज हो रहे होते हैं। तो जब आप उस वक्त जा रही थी तो आपके घर वालों ने उस पर कुछ आपसे बात करी कि भाई एक तो जेल, और आपके अपने माइंड में क्या था? एक मिस्टीरियस किस्म का हमारे लिए बना हुआ था, क्योंकि फर्स्ट एक्सपोजर था जेल का। तो शुरू में तो मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जॉब करूंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही टाइम गुजरता गया तो मुझे तो अब अपनी फैमिली जैसा लगता है वहाँ पे जॉब करना। तो एवरीथिंग इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बना रही हैं आज सहरी में, आप ये बताएं जनाब। आज बनेगी वाइट कढ़ाई। ठीक है, यस। और ये कैसे बनेगी वाइट कढ़ाई, ये ज़रा बताएं हमें। बहुत सिंपल है। मार्केट में आपके पास वाइट कढ़ाई मसालाज अवेलेबल हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जो आपकी पसंदीदा ब्रांड है वो ले लीजिए। उसके अलावा आपने मैरिनेट करके रख देना है मसाले में चिकन को और दही के साथ, और फिर जब आप उसकी ग्रेवी बना रहे होंगे तब आपने क्रीम ऐड करनी है, जिससे हमारे पास सालन होगा, यानी रोटी से लगा के खाने के लिए सालन अवेलेबल होगा। तेल वाली कढ़ाई नहीं होगी ये। तो यानी कि आप कह रही हैं कि जो ग्रेवी आएगी वो उससे आएगी, तो ये तो फिर हैवी हो जाएगी ना? हैवी कम खा लें। शैला, आपसे शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं कानून की पासदारी के हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो कानून को तोड़ना एक आम सी बात समझते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर रोते नज़र आते हैं। हमारा माइंडसेट ये क्यों बना हुआ है कि ठीक है जी बाद में देख लेंगे? रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले डिसिप्लिन जो है वो घर से सिखाया जाता है, और मैं समझती हूँ कि छोटे बच्चों की तरबियत इस तरह से की जाए कि उनको डिसिप्लिन के हवाले से उनको आदी किया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूरोप अमेरिका की अगर हम मिसाल लें तो वहाँ पे बच्चे अल्कोहल की कंजम्पशन करने लग गए। 13 इयर्स के बच्चे जो हैं वो उनको बैन लगाया गया कि भाई आप नहीं पी सकते अंडर 13, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंजम्पशन स्टार्ट कर दी। 17 उनका जो एडल्ट का कानून है वहाँ 17 इयर्स एडल्ट होता है, पाकिस्तान के अंदर 18 इयर्स का एडल्ट कहलाता है, उससे कम एज के माइनर कहलाते हैं।
तो जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंजम्पशन शुरू कर दी, तो उन्होंने अपना लॉ को रिवाइज़ करके पीछे ले गए, 13 इयर्स पे कर दिया। क्यों? वो ये नहीं चाहते थे कि जुवेनाइल डिलिक्वेंसी बढ़ जाए, या जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक डेवियंस करने की आदत है, वो बागीपन जो है उसे जो है उसकी ऐसे क्रिमिनल एक्ट हो जाए इन फ्यूचर। लेट्स से इन पाकिस्तान अगर हम बात करें तो जब 144 की पाबंदी लगाई जाती है दफ़ा, और कहा जाता है कि पिलियन राइडिंग बना है, डबल सवारी ना करें या वन व्हीलिंग ना करें, उस तरह के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, तो जो यूथ होती है वो छुट्टियों वाले दिन फेस्टिविटीज़ पर आप देखते हैं कि वो सी व्यू की तरफ जा रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली गिर जाते हैं, बैकबोन एक्सपायर हो जाती है या बहुत मेजर इंजरी हो जाती है, सारी ज़िंदगी के लिए बेड रिडन हो जाते हैं। तो वो जो थोड़ी देर का एक मज़ा होता है या एक जो इन्जॉयमेंट यूथ कर रही होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता इसके आफ्टर मैथ इफ़ेक्ट्स क्या निकलेंगे और लाइफ लॉन्ग उनको किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। ना सिर्फ वो खुद सफ़र होते हैं बल्कि पूरी फैमिली सफ़र करती है, पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बच्चों के अंदर देखें तो जो छोटा बच्चा होता है, सबसे पहला उसका जो डेवियंस की नेचर होती है प्लेट्रेंसी कहलाती है, स्कूल से भागना, क्लास के अंदर बंकिंग करना यानी क्लास अटेंड ना करना, ग्राउंड में बैठना या कैंटीन में टाइम स्पेंड करना। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत होती है कि ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर डेवियंस को शो करती हैं। इन फ्यूचर जाकर वो बच्चा क्रिमिनलिटी की तरफ माइल हो सकता है। और जैसे कि सिगरेट पीना, छोटे बच्चों का एक्टिंग करना, मिमिक्री करना कि मैं सिगरेट नहीं है वो कागज़ की बनाकर पीना, तो ऐसी चीज़ों पर, छोटी छोटी हैबिट्स पर हमें गौर तलब बात है कि पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ आजकल आप देख रहे हैं कि नशा किस कदर यूथ के अंदर, स्कूल लाइफ के बच्चों में आम हो गया है। तो हमारे पास आजकल जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील के अंदर एक छोटा बच्चा 6 इयर्स का चॉकलेट यानी कैंडी के लालच में मर्डर कमिट कर देता है, और हम कहते हैं कि जी बच्चा ये नहीं कर सकता, उसकी वो अभी एडल्ट नहीं है और उसको तो सैनिटी नहीं है, इतनी समझ नहीं है, शऊर नहीं है। लेकिन बच्चे आजकल बहुत शार्प है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया है, फिर चाइल्ड के हवाले से क्राइम बहुत इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया कि जो डिलिक्वेंसी है, जो आपकी टेंडेंसी टू कमिट क्राइम है, ये बचपन से ही दिखना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये आपने एक बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है कि एक ये तो अभी हम भी सोच रहे हैं, तो वाकई में वो बच्चा अपनी उम्र के लिहाज से वो क्राइम कर रहा होता है। स्कूल बंक करना कहीं ऐसा उसमें कानून में उसकी वो नहीं है, लेकिन बच्चा वो क्राइम कर रहा होता है। आपने वन व्हीलिंग की बात की, तो इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की आती है। वो ये देख जरूर रहे होते हैं कि उनका बच्चा बाइक को ऑल्टर करा के निकल रहा है, लेकिन जब कोई हादसा होता है या पुलिस पकड़ लेती है तो ये होता है जी पुलिस बहुत जुल्म कर रही है, हमारे बच्चे को ले आके बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक बड़ी अलमिया वाली बात होती है। आई रिमेंड एसपी बल्दिया, तो वहाँ पर हमने एक बच्चा पकड़ा था और उसको कई बार वार्निंग्स दी थी। उसकी माँ ने उसको जंजीरों से बांध के रखा हुआ था और वो बाइक लिफ्टर था, बहुत ज़्यादा बाइक्स को चोरी करता था। लाइक उसकी एज बहुत कम थी, 8-9 साल का बच्चा था वो, और वो इस कदर प्रोफेशनल क्रिमिनल था कि उसको जब भी हम पकड़ कर लेके जाते थे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वहाँ पे वो बच्चा होने का फ़ायदा लेकर छूट जाता था। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की कि भाई ये बच्चा नहीं है, इसको बच्चा ट्रीट ना करें। इसने मुतादिद 15-16 वारदातें की हैं, यहाँ तक कि उसने एक 125 जो है वो कस्टमाइज्ड एक बड़ी गाड़ी थी, उसको भी उसने वहाँ से लिफ्ट करवा दिया था। तो वो बच्चा बहुत शार्प था और उसके पेरेंट्स उससे तंग आए हुए थे, उसे जंजीरें डाल के बिठाया हुआ था घर में, और वो जंजीरों से किस तरह से निकल गया उसे उसकी माँ को भी समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमें अपने इर्द गिर्द बच्चों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारी जो एथनिसिटी है, आबादी है, वो मिक्स्ड है बहुत ज़्यादा, और हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में किराएदार कौन रह रहे हैं, कौन से लोग आके सेटल्ड हुए हैं। इस पर टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है। आपके पास जो भी कोई टेनेंसी का एग्रीमेंट आप करते हैं, कोई नया आपके पास आता है, आप फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर पुलिस को सेंसिटाइज़ करें कि ये लोग हैं हमारे पास, ये पड़ोस में आके रह रहे हैं, ये हमारे टेनेंट हैं, और उनकी पुलिस की वेरिफिकेशन कराएं। इधर वो कहीं और से क्रिमिनल एक्ट करके तो यहाँ शिफ्ट नहीं हुए, और अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसे फ़ौरन वेरीफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये जो आपने बात करी कि कोई भी अगर किराएदार रख रहे हैं, और ये तो काफ़ी टाइम से पुलिस इसके ऊपर सख्ती भी कर रही है, जी हाँ। लेकिन इसमें होता ये है कि अगर हम ऐसे इलाकों की बात करें जो कच्ची आबादियाँ हैं, छोटे इलाके हैं, वो तो इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते ना कि बस ठीक है, वो तो इनफैक्ट कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता कि बस पैसे दो और रहना शुरू कर दो, और ज़्यादातर क्रिमिनल एलिमेंट वहीं से फिर निकल कर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आजकल आपने जैसे खुद ही बात करी कि जो हमारी यूथ है और बच्चे, इनफैक्ट बच्चों में भी ड्रग्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग ज़ाहिर इस पर रिसर्च भी करते हैं, पकड़ते तो अपनी जगह है, लेकिन आप लोगों का अपना भी एक विजन होता है। आपके समझ रही है इसके रीजंस क्या है? ये इतना ड्रग क्या फैशन में शुरू हो गया है कि शायद जी पियेंगे तो बड़े कूल लगेंगे और उसके बाद फिर उसी राह पे निकल जाते हैं, या डिप्रेशन में? देखिए, मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1, एक तो टेंडेंसी बच्चों के अंदर यह है कि सारे पी रहे होते हैं तो वो भी शुरू हो जाते हैं। तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, और ये जानबूझ के माफियाज होती हैं, ड्रग पेडलर्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनका बिजनेस चलता रहे। ये अनडॉक्यूमेंटेड स्मगलिंग की जो इकोनॉमी है उसको
प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज डिवाइस की गई हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस पर काम भी कर रही हैं। अब ये किसी ना किसी तरह अभी इन्होंने बच्चों के ज़रिए इसको सेल करना शुरू किया है, ख़वातीन को इसमें इन्वॉल्व किया है, और इस तरह के कच्चे आबादी के जो इलाके होते हैं जो कि नोमैडिक सोसाइटीज़ जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं, झुग्गियाँ हैं या इस तरह के, उन लोगों को ईजी टारगेट होता है। वो जाके छोटी छोटी पुड़िया जो है वो सेल कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर इसके जो एडिक्शन करने वाले लोग होते हैं या कस्टमर्स होते हैं वो कब्रिस्तान के एरिया में, जहाँ आबादी कम होती है, आम लोगों की नज़र से जो है वो रुपोश होकर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें देखी गई हैं, जो कच्ची आबादी या ये कह लीजिए कि जो स्लम एरियाज़ होते हैं वहाँ पे गलियाँ बहुत ही पतली होती हैं, लाइक 2-2, 2.5 फीट की गलियाँ होती हैं, तो वहाँ से इनका भागना आसान होता है। और वो एक क्लस्टर इस तरह का बना होता है कि आप उसे कहीं से पकड़ भी रहे होते हो तो वो दूसरी तीसरी स्ट्रीट में जाकर वो आपसे हाइड, और उसके लिए पूरा एक बड़ा मेगा कॉमिंग ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, तो ही आप उसको एप्रीहेंड कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारे पास डेटा होता है उसके हवाले से हमने बहुत सारे गैंग्स बस्ट भी किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा अभी तो अरबों बल्कि खरब डॉलर की मालियत की जो है वो वेस्ट के अंदर पकड़ी भी गई है रिसेंटली, तो इस पे काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। और अच्छा शैला, ये तो बात हो गई स्लम्स एरियाज़ की, लेकिन हमने कुछ, आपने भी डेफिनेटली देखा होगा, हमने भी कुछ किया है कि अपर क्लास के बच्चे भी जिनको जो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग भी थे, उन पे कोई ऐसा डिप्रेशन भी नहीं थी, वो भी इसके बेचने और इस्तेमाल करने के अमल में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, रिसेंटली एक सेंट्रल के अंदर लियाकताबाद डिवीज़न के अंदर एक पकड़ा था, उसमें बाइकिया के ज़रिए वो बुक कराते थे और वो राइडर जो है वो पार्सल आगे जाके सप्लाई करके आता था। तो जब ये तहकीकात की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया केस को प्रॉपर्ली, तो पता चला कि वो किस तरह से बाइकिया को यूटिलाइज़ किया और पार्सल दे ऑल वर इन्वॉल्व इन दैट, तो वो उस पूरी चेन को हमने अनर्थ किया। इसी तरीके से जो पोश एरिया के अंदर लोग होते हैं वहाँ पे एज अ फैशन ये लोग पहले यूज़ करते हैं स्टेटस सिंबल के तौर पर। मैं बहुत सारी ऐसी माओं से मिली हूँ जो खुद बच्चों को संडे को लेके जाती हैं और कहती हैं मैं शीशा पिलाने लेके जा रही हूँ, यू नो। तो इतनी बुरा एक कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो गया है कि हम इसको स्टेटस सिंबल समझकर अपने बच्चों को इस तरह से उनको सिखा रहे हैं हम, और जो बड़े हैं वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चे जो है वो बड़ों को देखकर पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर पेरेंट्स उनको तंबीह करें और राइटली उनको सिखाएं कि क्या सही और गलत है। आप देखिए, नशे से आप आज एक छोटा नशा करें, कल उससे बड़ा करेंगे, और ऑब्वियसली अल्टीमेटली आप फ्यूचर क्या है। तो जो आपको ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं फुटपाथ पे, और इनको देखकर हमें जो है वो थोड़ा सा इबरत हासिल करनी चाहिए कि जब आप छोटी छोटी कंजम्पशन अल्कोहल की या किसी भी चीज़ की, नशे की, आइस क्रिस्टल या और भी भयानक किस्म के जो नित नए आपकी जो केमिकल्स आ रहे हैं मार्केट में, उनसे बचने की अशद ज़रूरत है। और वो पता भी नहीं है कि आप सिर्फ उसको एंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसका आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी बोन्स पर, आपके गोश्त के ऊपर, मसल्स पे कितना बुरा साइड इफेक्ट आ रहा है, और उससे बॉडी ख़राब हो जाती है, गलना सड़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो मैं खुद इस पॉइंट पर आया कि कभी हमने इस चीज़ को बच्चों का क्राइम नहीं समझा कि जी सिगरेट पीना ठीक है, हम डांट लगा देते थे, या स्कूल बंक करना, ये वो अपनी उम्र के लिहाज से क्राइम कर रहा होता है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर हुमैरा, जब कोई भी कैदी या कोई बच्चा स्पेशली जेल में आता है, और तो ज़ाहिर एक साइकोलॉजिकल इशू ज़रूर होता है, उस मामलात को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, और आप कितने देखती हैं जो इस तरह के प्रिजनर्स आते हैं इनमें साइकोलॉजिकल इशू आ जाता है जो फर्स्ट टाइम वाले होते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो शहरियार मैं ये बताना चाहूँगी कि बीइंग अ कौम, मतलब पाकिस्तानी कौम, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम कानून को फॉलो करें। और इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे हम ट्रैफिक के कानून को फॉलो भी करते हैं, साफ़ सुथराई का भी ख्याल रख रहे होते हैं। वही चीज़ अब हम अपने मुल्क में आ जाते हैं तो ना हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक के रूल्स, और डेलिब्रेटली बाज़ लोग मैंने देखा है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, यानी वो उसको एज अ टुक फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। हालांकि ये कानून है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने इम्प्लीमेंटेशन तो हमने खुद करना होगा। हमें बता दिया गया ये सही है ये गलत, उसको तो इम्प्लीमेंट हमने खुद करना है ना, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये ड्रग की, जैसे उन्होंने बात की शैला साहिबा ने, कि ड्रग्स के आजकल जो जर्नाइल के केसेस मैं देख रही हूँ हमारे जेल में, उसमें गुर्बत और अन एजुकेशन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जितने बच्चे जो आते हैं 16 से 18 साल के, जो जमनाइल के अंदर आते हैं, ज़्यादातर जब मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ ना, तो दे बिलोंग टू पुअर फैमिली, मतलब उनके पास कुछ नहीं होता, तो फिर वो ड्रग को पूरा करने के लिए चोरी भी करते हैं, वारदातों में भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर जब उनकी काउंसलिंग की जाती है, जेल से तो सही हो जाते हैं, ज़ाहिर उनको मेडिकल की ट्रीटमेंट हो रही है, हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही है। जब बाहर दोबारा अपनी सोसाइटी में जाते हैं, दोबारा से वो क्राइम कमिट करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जेल तक तो ठीक है, वो आ गए, थाना जेल को फेस कर लिया, कोर्ट को फेस कर लिया, लेकिन जब दोबारा उसी सर्कल में जाते हैं, वही गुर्बत देखते हैं,
और वही अन एजुकेशन देखते हैं, पेरेंट्स इतना मतलब उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहे। लेकिन मेरा से ये नहीं है कि वो फिर आके कहते हैं ना खुल जाना, कि एक फियर तब तक हमें होता है जब तक हम जेल गए ना हो, लेकिन हम 2 से 3 बार अंदर बाहर कर ले और देन कहते हैं इट्स ओके। लेकिन बाहर की जो हमने ये चीज़ भी तो काउंट करनी है कि वहाँ पे भी तो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है, खासतौर पर जो यंगस्टर्स जो यूथ इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप बाहर से आपके पास आप चले जाते हो जेल से, लॉस टू फॉलो अप है ना, हम उनके पीछे नहीं जा सकते, हम उनको किस हद तक जा सकते हैं, जेल की हद तक है, प्रिजन। अब बाहर ऐसा कोई सेंटर हो, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कोई सेंटर या प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि वहाँ से अगर यूथ चला जाए, उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए, एजुकेशन भी दिया जाए। आप नहीं समझती कि जब भी कोई शख्स, चाहे वो लड़का लड़की या कोई बच्चा जेल से जाता है बाहर, तो हमारी सोसाइटी उसको एक बहुत बुरी नज़र से देखती है, अनटिल अनलेस चाहे वो बेचारा किसी गलत केस में क्यों ना चला गया, अभी फैसला भी नहीं आया होता, बट हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये जेल से आया है। ये कितना असर करता है? एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी के साथ कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, अगर उसका केस चल रहा है जो भी है व्हाटएवर, लेकिन उसके इवन घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप बाहर की तो बात ही ना करें, उनके पेरेंट्स अक्सर वो उनको मतलब कहते हैं कि ठीक है इसने गलती की, अब इसको जेल में रहने दें ताकि सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने की जगह वही आप वाली बात है, उसका फेयर ख़त्म हो जाता है। ये बात जो मैंने की है, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पे मेंशन किया रिहेबिलिटेशन के हवाले से सिंध पुलिस ने एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन साहब के कहने पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया जो कि पीराबाद के अंदर वाक़ है, डिस्ट्रिक्ट औरंगी के अंदर, हम वेस्ट के अंदर बात कर रहे हैं। और वहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं जिनको घर वाले भी धुतकार देते हैं और वो हीरोइनची जैसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं, ड्रग एडिक्ट्स लोग जो होते हैं, वो फुटपाथ पर इधर उधर बेचारे अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे होते हैं और एडिक्शन कर रहे होते हैं, 3-4 लोग साथ बैठकर, तो उन लोगों को हमने उठाया है वहाँ से और उनको वहाँ पे सिलानी के साथ एग्रीमेंट किया और उनको फूड भी प्रोवाइड की जा रही है, उनको वहाँ शेल्टर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस उनको साइकोलॉजिकल साइकोथेराप्यूटिक जो ट्रीटमेंट है वो भी दिया जा रहा है और उनकी जो डोज वो ज़्यादा लेते हैं उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली कम किया जा रहा है और उनको सोसाइटी का दोबारा से एक अच्छा मेंबर बना के रीइंटीग्रेशन पे भी काम किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ सिंध पुलिस का एक गुड इनिशिएटिव है। सेकेंडली जो आपने बात की, जो एक दफ़ा बंदा जेल चला जाता है और जब वो बाहर लौट कर आता है तो आने के बाद रिहेबिलिटेशन भी हो गया, करेक्शन सेंटर का पर्पस भी मीट हो गया, लेकिन जब वो सोसाइटी में वापस आता है तो सोसाइटी के लोगों का जो रवैया है वो बहुत जो है अजीब किस्म का होता है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि मतलब तुम तो हो ही हीरोइनची। अब वो एक बच्चा था, ट्रीटमेंट कराया उसको सारा कुछ, उसको दोबारा फैमिली के अंदर शफल किया, वो वहाँ शिफ्ट हुआ, फैमिली के साथ रहने लगा, भाइयों की लड़ाई हुई, उसने आपस में उसको ताना मार दिया, उसने वापस उस दुनिया के अंदर कदम रख लिया। बिल्कुल, तो और ये इसको दुरुस्त करने की ये दुरुस्त करना है और ये हम सबको दुरुस्त करना है। पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि माशरा सुधरे तो हम सबको सुधरना होगा, हमें भी अपना रोल प्ले करना होगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।